Welcome to Geoscience Academy with FKS. Hey, I'm Shakila. वालेकुम। जैसे कि आपको पता है यूनिट नंबर 2 का जो हमारा टॉपिक का नेम था वो था ग्रोथ एंड मूवमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो मूवमेंट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, एनिमल्स की भी प्लांट्स की भी। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ जो होती है एनिमल में किस तरह से होती है और आल्सो इन प्लांट्स। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है बड़ा होना, ग्रो करना। तो जैसे ही सारी लिविंग्स होती हैं ग्रो अप करती हैं, जैसे ही वो ग्रो अप होती हैं तो वो ग्रो होके बड़ी होके अपनी पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हों। यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल्स में, तो कुछ एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं, पैदा हुए होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते। बिल्कुल जो है वो उनके पेरेंट्स की तरह रिजेंबल नहीं होते, नहीं मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। जब वो आहिस्ता बड़े हो जाते हैं तो वो फिर वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स में हो या फिर वो प्लांट्स में हो। अब जैसे हम हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हम हैं तो हम जैसे ही बर्न होते हैं, पैदा हुए होते हैं, तो हम अपनी पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। जैसे फ्रॉग है या फिर बटरफ्लाई है तो इनके बच्चे इनकी तरह नहीं होते, रिजेंबल नहीं करते हैं। अब इस तरह की चीज़ जैसे कि वो चेंज होते हैं, यंग वन में आते हैं, ग्रो अप करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके फीचर्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। तो इस तरह की जो बात होती है इसको एक नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक तो इनहेरिटेंस कहा जाता है, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है हेरेडिटी। हेरेडिटी, ठीक है। जब भी कोई ग्रोथ करता है एनिमल में या प्लांट में, और कुछ के बच्चे जब पैदा होते हैं अपने पेरेंट की तरह नज़र आते हैं, कुछ जो होते हैं उनकी पेरेंट की तरह नज़र नहीं आते, लेकिन वो ग्रोथ दोनों ही करते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरेडिटी। आपने हेरेडिटी कॉमनली वर्ड यूज़। अब क्या होता है इनहेरिटेंस और हेरेडिटी, जैसे कि आपने अपनी फ्रेंड्स में देखा होगा कि वो कहती हैं कि आपके इतने अच्छे बाल कैसे हैं, तो वो कहती हैं हमारी हेरेडिटी में है, हमारे पेरेंट्स के ऐसे हैं जब भी हमारे भी घने और लंबे बाल होते हैं। और इसी तरह ही कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं हाइट में। अब इतने लंबे कैसे हो? क्योंकि मेरे फादर और मेरी मदर दोनों ही हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हाइट लंबी होती है, इसीलिए उनकी हेरेडिटी में उनके जो बच्चे होते जाते हैं वो चीज़ उनकी हेरेडिटी में आती है। तो इस तरह के जो केसेस में उनके फीचर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स की तरह मिलती हैं, तभी वो कहते हैं कि ये हमारी हेरेडिटी में, यानी कि उनके पेरेंट्स से उनको मिली हुई है। ठीक है, इनहेरिटेंस या फिर हेरेडिटी। अब ये तो आपको पता है कि एनिमल कैसे ग्रोथ करते हैं, खाना खाते हैं, बिगर हो जाते हैं। तो एनिमल्स में कोई भी स्पेशल जो है ग्रोइंग पॉइंट्स नहीं होती हैं, वो पूरे ही उनकी साइज़ जो है अपनी पेरेंट्स की तरह ग्रो होती है। इस तरह से जो भी एनिमल्स होते हैं जब वो ग्रोथ करते हैं तो मुख्तलिफ़ स्टेजेस से उनको गुज़रना पड़ता है, तब जाके वो अपनी पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की स्टेजेस की, तो आइए कुछ जो एग्जांपल हैं जैसे कि फ्रॉग है और बटरफ्लाई, तो उनको डिस्कस करते हैं कि उनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस तरह से वो स्टेजेस पार करके अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग की लाइफ में सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होता है एग का। एग मास होता है,
इस तरह से एग मासेस होते हैं। दूसरा स्टेज है कि ये एग मास होने के बाद ये आ जाता है टेडपोल की शेप में। टेडपोल की जो शक्ल होती है कुछ इस तरह से होती है, पत्तेनुमा टाइप। ये टेडपोल है। टेडपोल के बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो है टेडपोल की लेग्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, उनको लेग्स स्टार्ट होती हैं यहाँ से। टेडपोल विथ लेग्स, ठीक है। टेडपोल लेग्स के बाद हमारा स्टेज आता है यंग फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है। उसके बाद यंग होने के बाद वो एडल्ट हो जाता है। ये लाइफ साइकिल है हमारे फ्रॉग का। अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं बटरफ्लाई का। अब बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो बटरफ्लाइज होते हैं ये एग देते हैं, ठीक है। वे आर ले आउट एग्स, उनके छोटे छोटे एग्स होते हैं। एग्स के बाद क्या होता है, हैचिंग होती है। हैचिंग होने के बाद वो एग कैटरपिलर की शक्ल में आ जाता है। हैचिंग का मतलब होता है वो टूट के बाहर निकल के आते हैं अपनी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके। तो फिर जब वो एग से बाहर आता है तो वो कैटरपिलर कहलाता है। कैटरपिलर के बाद जो शक्ल में आता है उस शक्ल को कहते हैं कि ये प्यूपा है। और प्यूपा के बाद जो स्टेज होती है वो यंग बटरफ्लाई कहलाता है। ये तो थी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो ये दोनों ही एनिमल्स हैं, ठीक है। फ्रॉग एंड बटरफ्लाई दोनों ही एनिमल्स के एग्जाम्पल थे अकॉर्डिंग टू ग्रोथ के। उनकी जब वो बच्चे पैदा हुए होते हैं तो उनकी पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते। जब वो बड़े हो जाते हैं इन स्टेज में से गुज़र के तो फिर जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बात भी शेयर करती चलूँ मैं आपके साथ कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे ही ग्रो अप होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर न्यू सेल्स भी बनना शुरू होते हैं। और कुछ न्यू सेल्स ऐसे होते हैं जो वो यूज़ करते हैं रिपेयर करने के लिए। अब किस चीज़ को रिपेयर करते हैं, वो रिपेयर करते हैं अपनी डैमेज एरियाज़ को। सिंपल बात ये कि हमारी बॉडी में कुछ न्यू सेल्स ऐसे भी होते हैं, मौजूद बनते हैं, जो कि जब हमारा कोई चोट लगती है, कोई एरिया डैमेज हो जाता है तो उनको रिपेयर करती हैं। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन कहाँ, अब बैक सर्टेन बॉडी पार्ट, अपनी बॉडी के बैक साइड से भी ग्रो करते हैं। तो जैसे कि कुछ एनिमल्स जो हैं बैक की तरफ ग्रो अप करते हैं, तभी करते हैं जब उनकी बॉडी के कोई जो हिस्सा होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी उस पर चोट लग जाती है या फिर वो कट ऑफ हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल है जैसे कि स्टार फिश है। तो स्टार फिश जो है ये ग्रो करती है बैक की तरफ, जैसे उसकी स्टार फिश इस तरह से होती है। तो ये जो स्टार फिश है इसकी जो आर्म्स होती हैं ये कट ऑफ हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं, तो ये फिर से ग्रो करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वो स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो ग्रो अप करते हैं।
याद रखिएगा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बेक की तरफ ग्रो अप करती हैं। स्टार फिश के जो आर्म्स होती हैं वो कट हो जाती हैं तो फिर से वो ग्रो अप करते हैं। अर्थवर्म अगर हाफ पूरी कट हो जाए यानी कि उसका सर वाला हिस्सा हो और पीछे वाला जो हिस्सा होता है बैक साइड वाला कट हो जाए बीच में से, तो फिर से ये ग्रो अप करके बढ़ने लगते हैं। और फिर लेज़र्ड का जो टेल होता है, पूँछ होती है, वो कट ऑफ हो जाती है तो फिर से वो ग्रो अप होती है। ये जो तीनों होते हैं इस तरह के, ये मरते नहीं हैं अगर ये कट ऑफ हो जाएं तो। इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जो इनके बॉडी के अंदर होते हैं, इन डैमेज एरियाज़ को फिर से रिपेयर करते हैं और फिर से प्लांट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ग्रोथ जो होती है दोनों में होती हैं, तो प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनकी जो प्लांट्स की लाइफ होती है ये स्टार्ट होती है सीड से। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है सीड लगाते हैं, तो जैसे कि ये प्रोसेस है कि ये स्टार्ट होता है सीड से और फिर ये एक यंग वन प्लांट बन जाता है। तो इसको कहा जाता है जर्मिनेशन। तो ये है जर्मिनेशन, याद रखिएगा। जर्मिनेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट सीड से स्टार्ट होके एक यंग वन प्लांट बनता है। तो ये पूरे प्रोसेस का नाम जो है जर्मिनेशन है। अब जैसे कि कोई सीड है उस जर्मिनेट होता है, उसको वार्म एरिया चाहिए होती है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि वो सीडलिंग करें, और सीडलिंग कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं, फिर न्यू रूट्स आ जाती हैं, न्यू लीव्स आ जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, साइज़ बढ़ती है, अनटिल इट बिकम स्मॉल प्लांट। जब तक वो एक स्मॉल प्लांट नहीं बन जाता तब तक। अब जैसे कि पीछे हमने ग्रोथ के पढ़ा कि उन कुछ एनिमल पढ़े जिनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जहाँ से वो ग्रो अप करते रहते हैं बार बार। तो एनिमल्स में प्लांट्स में भी इसी तरह से बात है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं टिप्स पे, टिप्स ऑफ स्टीम हो, रूट्स हों या फिर लीव्स हों। इन एरियाज़ में जो है स्पेशल ये ग्रुप हैं जिनके पास सेल्स होते हैं और फिर वो कीप ऑन डिवाइडिंग और डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि स्टेम है, स्टेम की जो आप हैं टिप्स हैं उनकी कट करेंगे, आपने स्टेम की टिप जो है वो कट की हुई है, ठीक है, तो उसकी साइड में से फिर न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। इफ़ यू पुल द लीव्स ऑफ ट्विंग, या फिर आपने जो लीव्स होते हैं उनकी जो है पुल कर लिया है, आपने खींचाव कर लिया है उनकी लीव्स को, तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे एक टाइनी सा बड होता है। अब बड क्या होता है, जैसे कि उस फ्लावर लीव्स हैं उनके बड जो एरियाज़ होती हैं, स्टार्टिंग वाली पॉइंट जो होती हैं, तो उस बड के पास जो है नंबर ऑफ़ टाइनी लीव्स, बहुत सारे लीव्स होते हैं जो फोल्डेड हुए होते हैं उनके पास। तो जैसे ही बड के पास बहुत सारे लीव्स फोल्ड किए होते हैं, तो उनमें से जब वो फोल्डेड लीव्स निकलते हैं तो क्या होता है, एक फ्लावर बन जाता है। फ्लावर खिल जाता है जब वो खुलते हैं पत्ते। जब वो बंद होते हैं ना, सारे फोल्ड किए होते हैं, एक जो है बीच में ऐसे फोल्डेड मोटा मोटा सा नज़र आता है, उसे ही बड कहा जाता है। तो ये बड ही होता है जो और हेल्प करता है स्टेम्स को ग्रो होने में और लॉन्ग होने में। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देख लेते हैं कि उनमें कौन से स्टेप्स होते हैं। ये लाइफ साइकिल है, याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट का। कौन से प्लांट का? फ्लावरिंग प्लांट का। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जर्मिनेशन होती है, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा कि सीड से स्टार्ट होता है प्लांट। तो सीड लगाते हैं, सीड के बाद सीडलिंग होती है, यानी उनकी रूट बनती है और फिर उनके 1-2 पत्ते निकलते हैं। सीडलिंग के बाद होती है सीड प्रोडक्शन, और सीड्स जो होते हैं और बढ़ जाते हैं और प्लांट ग्रो करता जाता है और होते हैं। उसके बाद होती है सीड डिस्पर्सल। अब सीड पता है आपको क्या होता है, उसके बाद है डिस्पर्सल यानी कि फैलाव। फिर वो सीड्स उड़ के विंड लगती है, एयर विंड होती है, या फिर वाटर लगता है, या फिर कुछ एनिमल्स को चिपक के ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से होता है।
डिस्पर्सल। तो सीड जो है डिस्पर्सल होते हैं, उड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, फिर वहाँ पे ये उगना शुरू हो जाते हैं। अब कोई भी एडल्ट प्लांट है, ठीक है, एडल्ट प्लांट बन गया, उसके पास क्या होती हैं, रूट्स भी होती हैं, स्टेम्स भी होती हैं, लीव्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, ठीक है। बट इट आल्सो बियर फ्लावर्स, और वो फ्लावर्स को भी पैदा करते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर डेवलप करते हैं, क्या चीज़, फ्रूट को, ठीक है। कुछ फ्लावर्स में फ्रूट पैदा होते हैं कुछ प्लांट्स में, एंड कुछ में जो होते हैं सिर्फ सीड्स होते हैं, फ्रूट नहीं होता है उनके पास। कुछ फ्लावर्स आपने देखे होंगे, सिंपल बात, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि इस फ्लावर में फ्रूट उगा हुआ है, और कुछ में आप देखेंगे कि इसमें फ्रूट नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीड होते हैं। अब जिसमें सीड होते हैं, सीड्स आर नॉट, लेकिन जो सीड्स कवर अप नहीं होते हैं ऊपर से, वो कभी भी फ्रूट को डेवलप नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो सीड आपको कवर अप नज़र आए तो मतलब इसमें फ्रूट होगा, अगर वो कवर नहीं है तो इसमें फ्रूट नहीं होगा। अब जैसे कि एनिमल्स, यहाँ पे हमने एनिमल्स में कुछ स्पेशल सेल के बारे में पढ़ा कि वो उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो ग्रो अप करते हैं अदर पार्ट्स। तो इसी तरह से ही अब हम प्लांट के बारे में देखते हैं कि प्लांट्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनकी तरह ही ग्रो अप करती है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे ओनियन की। अब ये पहले ओनियन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक ओनियन। अब ये एक ओनियन है, एक ओनियन के पास बल्ब होता है। जी हाँ, बल्ब होता है। अगर आप ओनियन को हाफ साइड से ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पे आपको ओनियन का बल्ब नज़र आएगा। अब बल्ब के अलावा ओनियन के पास जो होते हैं थिक से जो है लीव्स होते हैं। यहाँ पे ये पत्ते बार बार जो होते हैं लेयर्स की तरह बने हुए होते हैं लीव्स। अब इन एरियाज़ में लीव्स में क्या होते हैं, तो ये बल्ब जो है, ये सॉरी ओनियन जो है, तो ये अ लॉट ऑफ फूड जो है प्लांट के लिए ले आते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब देयर इज़ अ बर्ड इन सेंटर ऑफ बल्ब। अब ये जो सेंटर है बल्ब का, यहाँ पे क्या है, ये बड कहलाती है, ठीक है। ये इसकी बड है जहाँ से ये लीव्स निकलते हैं और ये बल्ब होता है। आई होप सो बड क्लियर हो गया होगा कि कौन सी एरिया जो है बड है। तो ये बड जो है एक ऑनियन को ग्रो करने में मदद करती है। ये तो था ऑनियन। अब आइए थोड़ा सा पोटैटो के बारे में जान लेते हैं। अब ये है पोटैटो। पोटैटो की जो स्वेलिन पार्ट्स होते हैं, स्वेलिन पार्ट्स स्टेम के जो होते हैं उनको कहा जाता है ट्यूबर, ठीक है। ये इस तरह से स्वेलिंग ऊपर आपको नज़र आ रही होती। पोटैटो को आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी खाल के ऊपर आपको स्वेलिंग एरिया नज़र आएगी। तो वो उनकी जो स्वेलिंग पार्ट ऑफ स्टेम्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेम्स के स्वेलिंग पार्ट होते हैं, उनको कहा जाता है ट्यूबर। क्या कहा जाता है, ट्यूबर। और ऑनियन में क्या था, ये वाली एरिया जो थी, बड वाली ऊपर जो एरिया थी, ये इसे कहा जाता है, ये ऑनियन का बल्ब है। यहाँ पे ये था बल्ब, और पोटैटो के पास जो स्वेलिंग एरिया है वो है ट्यूबर। याद रखिएगा, पोटैटो को वाले का नाम जो है ट्यूबर है, और ऑनियन वाले के बीच में जो था वो था बड, बल्ब। अब ट्यूबर के साथ इट ग्रोज इन सॉइल। ये सॉइल में ये उनकी जो स्वेलिंग पार्ट है ट्यूबर है, यही ग्रो करता है, और यही वाली एरिया ही जो है अ लॉट ऑफ स्टोर फूड। जैसे कि ऑनियन में क्या कर रही थी, उसकी बड वाली एरिया, जो बल्ब वाली एरिया के साथ जो लीव्स थे ये स्टोर कर रहे थे अपना खाना। इसी तरह ही पोटैटो के पास भी खाना स्टोर होता है, लेकिन कहाँ, ट्यूबर के पास में, और वो ग्रो भी यहीं से करते हैं। पोटैटो हैज़ मेनी आईज़।
ऑन इट। हम कह सकते हैं कि पोटैटो के पास ये वाली जो ऊपर स्वेलिंग एरियाज़ हैं, ट्यूबर्स हैं, तो ये ट्यूबर जो होते हैं बहुत सारी पोटैटोज़ के ऊपर आइज़ होती हैं। सिंपल हम कह सकते हैं ये इनके पास आइज़ हैं। तो हर एक आई को कहा जाता है बड। ठीक है, जैसे ऑनियन में यहाँ ये वाली एरिया बड थी जहाँ से ये ग्रो कर रहा था, इसी तरह ही पोटैटो में ये जो इसकी आइज़ होती हैं ये यहाँ से और पोटैटोज़ जो है ग्रो अप करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी दो पोटैटोज़ आपस में ज्वाइंट हुए होते हैं, क्यों? इसी ट्यूबर की वजह से, इनकी आइज़ की वजह से, यहाँ इस बड की वजह से दूसरा जो पोटैटो होता है वो ग्रो करता है। और इन्हीं के अंदर जो स्टोर फूड होता है यही इनकी बड में इनकी हेल्प करता है ताकि एक न्यू पोटैटो ग्रो कर सके। इसके साथ थोड़ी और बात, लास्ट बात बस शेयर करती चलूँ कि जो गार्डनर्स होते हैं, जो माली होते हैं, जो और प्लांट्स को पैदा करते हैं, तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम्स, ठीक है, जो स्टेम्स होती हैं उनके स्मॉल पीसेस लेते हैं और उन स्टेम्स को कट करने के बाद वो लगाते हैं ज़मीन में और फिर वो बनना शुरू करते हैं, यानी कि ग्रो होते हैं। तो स्टेम्स जो कट करके ले आते हैं और दूसरा प्लांट उगाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये है कटिंग। ठीक है, कटिंग्स होती हैं। वो एक स्टीम कटिंग करके लगाई, फिर दूसरा उगाया उसमें से। अब गार्डनर कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो लॉन्ग भी स्टेम्स होती हैं प्लांट में, और वो ज़मीन के बिल्कुल ही करीब लगाई जाती हैं, यानी ग्राउंड में लगाई जाती हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। जो ग्राउंड में लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं रनर्स, क्योंकि ये ज़मीन में ग्राउंड के पास ही ग्रो करती हैं, नीचे ही नीचे होती हैं, इसीलिए उन्हें रनर कहा जाता है। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू कि कटिंग और रनर्स में क्या डिफरेंस है। ये भी स्टेम्स हैं, ये भी स्टेम्स हैं, ये लेकिन ये स्मॉल स्टेम्स होती हैं और ये लॉन्ग स्टेम्स होती हैं। लॉन्ग होने की वजह से ये ग्राउंड पे ही ग्रो करती हैं। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, stay connected, keep learning. Allah Hafiz. Hello everyone, welcome again to my channel, CS Science Academy with FKS, and this is me, Shakira. तो आज टॉपिक नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे फूड चेन को पढ़ेंगे और साथ फूड वेब को। आइए सबसे पहले देख लेते हैं फूड चेन कि फूड चेन है क्या। अब जैसे कि यहाँ पे वर्ड है चेन, तो आप चेन से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ होगी। आप कॉमनली आपने चेन्स तो देखी होगी, क्या होते हैं, एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ मिलती है और फिर थर्ड कड़ी उसके साथ मिलती है। इस तरह से बहुत सी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जब मिलती जाती हैं तो वो चेन बनाती हैं। तो यहाँ पे भी फूड के साथ जो है चेन लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं कि फूड चेन किस तरह से होती है। अब यहाँ पे फूड चेन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है सन, तो सन हमारा जो है अब बहुत मेन होता है, क्योंकि ये हमें लाइट भी देता है और साथ साथ हमें हीट भी देता है। अब जब सन की हीट और लाइट दोनों जब प्लांट्स को मिलती हैं, तो प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं, यानी अपना खाना खुद बनाने वाले होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, जब इनको सन की लाइट मिलती है, एयर मिलती है, वाटर मिलता है और मुख्तलिफ मिनरल्स जब मुहैया होते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और अपना खाना बनाते हैं सनलाइट लेते हुए। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट्स को तो प्लांट्स विल बी डाई। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कड़ी हमारी लग गई। अब आगे देखते हैं कि ये प्लांट्स हैं और फिर ये हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे एनिमल हैं। काफ़ी सारे एनिमल, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये बफेलो या यही चीज़ें हों, मुख्तलिफ़ एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो दूसरों को खाते हैं। तो दूसरों में जैसे कि ये प्लांट्स को खाएंगे
अब जो प्लांट्स ने सनलाइट लेके अपना खाना बनाया था और फिर अपने अंदर स्टोर करके उस एनर्जी को रखा था, अब वो एनर्जी क्या होगी जब ये एनिमल इस प्लांट को अपने बॉडी के अंदर खा लेगा, तो इस एनिमल को वो सारी एनर्जी मिल जाएगी, थर्ड कड़ी बन गई। इस तरह काफ़ी एनिमल्स वो होते हैं जो इनको फर्दर और एनिमल्स खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं इन एनिमल्स को खाते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है, हमारी पूरी चेन बनती जाती है, एक को फिर दूसरे खाएंगे, दूसरों को फिर थर्ड वन खाएगा, इस तरह से। इसीलिए इसको नाम दिया है कि ये फूड चेन है, यानी कि फूड खाने के लिए मुख्तलिफ जो है ये स्टेप्स चलते रहते हैं जिससे हमारी चेन बनती है। अब ये तो था फूड चेन, अब देख लेते हैं फूड वेब को। अब जैसे चेन में से हमने समझा था, यहाँ पे वेब में से भी हम समझेंगे। अब वेब आपने देखा होगा, स्पाइडर्स कॉमनली घरों में होते हैं, तो स्पाइडर क्या करते हैं, एक जाला सा बनाते हैं। और जाला कैसे होता है, वो एक मतलब हर जगह से कनेक्टेड बन के एक वेब बनता है। ये यहाँ पे फूड वेब है, ठीक है। यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को जो है पे मौत होते हैं, मौत को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक के जो है हाउ ने खाया, और इस तरह ही ब्लू बर्ड को भी हॉक ने खाया। फ्लाई है, फ्लाई को इस बर्ड ने खाया। ना कि सिर्फ इसने बल्कि ग्रास को जो हैं मूथ भी खा सकते हैं, फ्लाइज भी होती हैं और ग्रास हुपर्स भी होते हैं ग्रास पे। तो ये क्या है, एक कोई चीज़ नहीं है जिसे वहाँ पे एक चीज़ को खाया जा रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यानी एक वेब की तरह ये बन रहा है। अब ग्रास ऊपर है तो ग्रास ऊपर जो है प्रेइंग मैंथिस, और फिर ये जो है फ्रॉग भी इसे खा सकता है, और इसे ये वाला ब्लू बर्ड भी ग्रास ऊपर को खा सकता है। यानी कि इस तरह से एक पूरा वेब बन जाता है, एक चीज़ को कई सारी चीज़ें खा सकती हैं। तो इसे इसीलिए फूड जो है वेब कहा जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एडाप्टेशन को, कि एडाप्टेशन क्या होती है। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं ग्रो करती हैं, चेंज होती रहती हैं, एनिमल हो प्लांट्स हो, वो चेंज होते हैं और अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से उस माहौल में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि भाई इन्होंने एडाप्टेशन कर ली है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में जो है एडाप्टेशन किस तरह से होती है, और फर्दर आप आगे चल के समझ जाएंगे कि ये एडाप्टेशन है क्या। अब एडाप्टेशन में जैसे कि फिट हो जाना, किसी इन्वायरमेंट में फिट हो जाना या फिर एडाप्टेड हो जाना, ठीक है। फिट होना और एडाप्टेशन ऑलमोस्ट जो है सेम ही है, कि कहीं पे फिट हो जाना और उस माहौल के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर लेना, वहाँ पे एडजस्ट कर लेने को एडाप्टेशन कहते हैं। तो किसी भी इन्वायरमेंट में फ़िट तभी होते हैं जब हमें वहाँ पे उस माहौल में अपना खाना इजीली मिल जाए, फूड मिल जाए, वहाँ पे हमें हीट मिल सके, या फिर हीट से बचे भी जा सकें, और हीट हमें जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें मुहैया हो सके। तो वहाँ पे हमें हीट भी मिलेगी, हीट से हम बच सकेंगे, और साथ साथ अगर ज़्यादा कोल्डनेस हो रही है, ठंड हो रही है, तब भी हम खुद को बचा सकें। और या फिर जैसे एनिमल्स के कुछ एनिमीज़ होते हैं, अपने दुश्मनों से खुद को बचा सकें। तो इस तरह से ये सब जब चीज़ें होती हैं किसी इन्वायरमेंट में, तभी वहाँ पे हम एडॉप्टेशन कर लेते हैं। और कुछ एनिमल्स के पास स्पेशल जो हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं ताकि वो अपने प्रोटेक्शन कर सकें। जैसे कि देख लें कि भाई एक टाइगर है, तो टाइगर के पास शार्प क्लव होते हैं। क्यों होते हैं? टीथ होते हैं उसके पास, ताकि वो अपने जो जिसको पकड़ के वो खा रहा है उसकी जो फ्लैश होता है उसको इजीली टीयर कर सके, चीर फाड़ सके। इसी तरह ही अगर डियर की बात करें तो डियर के पास हॉर्न्स होते हैं ताकि वो अपने दुश्मन से फाइट कर सके। और अगर टर्टवाइज की बात करें तो टर्टवाइज को छुपने के लिए, जैसे एनिमल से वो छुपती है, तो क्या होता है उसके पास ऊपर से एक हार्ड किस्म का शेल होता है ताकि वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके, हाइड कर सके अपने दुश्मन से।
इसी तरह ही एक गोट होती है जो माउंटेन्स में होती है, जिसे कहा जाता है कि माउंटेन गोट है ये। तो उसके पास हूफ्स होते हैं ताकि वो इजीली क्लिम्ब कर सके, रॉक्स वगैरह पे भी जा सके, क्योंकि वो इस पहाड़ी इलाकों वालों में रहती है। और इसी तरह ही अगर ईगल की बात करें तो ईगल के पास एक शार्प किस्म की बहुत तेज़ धार की तरह पीक होती है, और ग्लव्स होते हैं, यानी कि वो पंजा नहीं होता, पाँव वाला पंजा होता है, ताकि वो इजीली कैच भी कर सके किस चीज़ों को, जैसे माइस है, रेबिट है, या फिर वो जो जिन चीज़ों को खाते हैं उनको इजीली पकड़ सकें। तो ये जो सब अब मैंने बातें बताई, तो ये क्या थी, ये स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं इनके पास, ताकि वो खुद को बचा सकें और अपनी हेल्प खुद कर सकें। इसी तरह ही ना कि सिर्फ जो मैंने बताए हैं, बस के अलावा भी जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं। जैसे सैलमेंडर है, तो वो अब क्या करता है, एडॉप्टेशन करता है। कैसे एडॉप्टेशन करता है कि वो जिस पेड़ पे जिस कलर पे बैठा होता है वो वैसा ही हो जाता है, और फिर उसके कलर के जैसा हो जाता है, तो इसको जो खाने आते हैं तो उनको नज़र नहीं आता है वो। इसी तरह इचीना की बात करें तो उसके पास भी शार्प किस्म की नीडल्स होती हैं। वैप्स की बात करें तो वैप्स के पास क्या होता है, इसके पास भी ना कि सिर्फ वैप्स बल्कि बीज हैं, और जो हैं एंट वगैरह हैं, तो उनके पास पॉइजनिंग स्टिंग्स होती हैं। इस तरह ही फ़िश के पास स्विमिंग करने के लिए फिन्स होते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के पास मुख्तलिफ़ स्पेशल पार्ट्स होते हैं। और इसके अलावा पेलिकन की बात करें तो पेलिकन के पास लार्ज किस्म की जो है बीक होती है, और पाउच होता है जो इसमें वो स्टोर करके रखते हैं फ़िशेस को। या फिर जो है गेंट एनीटेटर हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, सिंपल बात कि वो माहौल जहाँ पे हर चीज़ हमें ज़रूरत की मिल सके, और उस माहौल के हिसाब से स्पेशल्स जो हैं हमारी बॉडी में चीज़ें होती हैं, और फिर हम उस माहौल में रह लेते हैं, घुल मिल लेते हैं, वहाँ पे रहना सीख लेते हैं, जिसको कहते हैं कि ये एडॉप्टेशन है। अब जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, ठंड वाले एरिया में रहते हैं, और उनके पास ठंड में रहने के लिए वो स्पेशल चीज़ें होंगी, तभी वो उस ठंड में रह सकेंगे। अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इन्होंने एडॉप्टेशन वहाँ पे कर लिए, वहाँ जीना रहना सीख लिया है। अब जो एनिमल्स हैं जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, तो कोल्ड प्लेसेस में जैसे कि हमारा आ जाता है पोलर बियर, और इसके अलावा हमारा आ जाते हैं सील्स। तो ये दोनों ठीक है, ये कोल्ड एरिया में रहते हैं, तो इनके पास ऐसी स्पेशल क्या चीज़ होती है कि ये वहाँ पे इन्होंने एडॉप्टेशन कर लिए, तो इनके पास फर होते हैं। ठीक है, थिक किस्म के फर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये ठंड से अपने आप को बचा सकते हैं, और फिर वहाँ पे एडॉप्टेशन कहेंगे कि इन्होंने कर ली है। ऊपर बॉडी के ऊपर फर होते हैं, और जो है एक थिक सा लेयर होता है, यानी इनके बॉडी के अंदर फेट होता है जो इनको गर्म रखता है उस माहौल में रहने के हिसाब से। अब ये तो था कि एनिमल कोल्ड प्लेस में रहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं हॉट एरिया में जो रहते हैं, हॉट प्लेसेस में, कि उनके पास ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होती है कि उन्होंने वहाँ पे एडॉप्टेशन कर ली है। तो जो हॉट एरिया में रहते हैं उसमें आ जाती है हमारा कैमल, लेज़र्ड और स्नेक्स। इस तरह के कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इनके पास क्या चीज़ है, तो इनके पास ये अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वाटर को करके रख सकते हैं।
जैसे कि ये हॉट प्लेसेस हैं, गर्म इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से ये वो एनिमल्स वहाँ इन्होंने एडॉप्टेशन कर ली है कि ये इनके पास स्पेशल वो चीज़ है कि ये अपने बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, फूड को स्टोर कर रख सकते हैं, ताकि वो काफ़ी टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव कर सकें। और कैमल की बात करें तो इनके पास क्या होता है कि नॉस्ट्रल्स जो होती हैं वो आपने देखी होंगी कि एक कट सा लगा हुआ होता है, बड़ी सी होती हैं, ताकि वो जो सेंड वहाँ पे चलती है रेगिस्तान में उससे खुद को बचा सकें। अब ये तो बात की हमने कि भाई एडॉप्टेशन एनिमल्स के पढ़ा कि एनिमल्स कोल्ड प्लेस में और हॉट प्लेस में। अब कुछ एनिमल्स के अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं और उनके पास भी इस तरह की होती हैं चीज़ें कि वो एडॉप्टेशन कर लेते हैं वहाँ पे। तो उनमें से आइए देखते हैं कि कौन से वो प्लांट्स हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। तो जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं उनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नीडल। ये लॉस नहीं करते हैं पानी को, बल्कि महफूज करके लॉस नहीं करते हैं और ये इजीली स्नोई कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। और इनके पास सीड भी होता है, इनकी कॉर्न के अंदर जो होते हैं ना सीड मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, जो नीडल लाइक शेप होता है इनका, तो इनके पास जो है सीड भी होता है और उनकी निडल्स में होता है। अब इनके अलावा जो कुछ प्लांट्स जो हैं हॉट प्लेसेस में रहते हैं, तो जो हॉट प्लेसेस में रहते हैं फिर उनके पास क्या होता है, उनके पास एक थिक फ्लेशी स्टीम होती है। ठीक है, जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत फ्लेशी होती है, थिक होती है, ताकि ये अपने अंदर बॉडी के वाटर को स्टोर कर सकें। वो पतले थे नीडल की तरह, क्योंकि वो स्टोर नहीं करेंगे, ऑलरेडी उनके पास इतनी ठंडक है, इतना पानी होता है कि वो उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और पानी की ज़रूरत उनको होगी जो हॉट प्लेसेस में, तो हॉट होंगे तो उनके पास मोटी सी होगी ताकि वो स्टोर करके रख सकें। तो जो इनके लीव्स होते हैं बहुत ही टाइनी से होते हैं और रूट्स जो होती हैं उनकी, जो हॉट प्लेसेस में होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, रूट्स जो होती हैं बहुत ही डीप डीप तक लगी हुई होती हैं। और इसके अलावा हार्ड वैक्सी किस्म का कोट होता है उनके पास, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सकें। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, जंगल में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े से पत्ते होते हैं और फिर जो है विंटर में फॉल भी कर जाते हैं। और कुछ जो हैं प्लांट्स जिनके पास स्टिकी जूस की तरह जो होते हैं, या फिर जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल होती है उनमें, ताकि वो उस स्मेल से एनिमल्स जो हैं दूर भागते हैं और फिर वो उन प्लांट्स को एनिमल नहीं खाते हैं। ठीक है, स्टिकी जूस होता है उसमें, बहुत उसमें स्मेल होती है, जिस वजह से एनिमल उनको नहीं खाते हैं। और इस तरह से वो जैसे कैक्टस है, डेजर्ट में रहता है, पाइन ट्री है जो कि कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे हैं। साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करते चलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये वहाँ पे इन्होंने एडॉप्टेशन कर लिए, तो इनके पास फर होते हैं, ठीक है, थिक किस्म के फर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये ठंड से अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर वहाँ पे एडॉप्टेशन कहेंगे कि इन्होंने कर ली है। ऊपर बॉडी के ऊपर फर होते हैं और जो है एक थिक सा लेयर होता है, यानी इनके बॉडी के अंदर फेट होता है जो इनको गर्म रखता है उस माहौल में रहने के हिसाब से। अब ये तो था कि एनिमल कोल्ड प्लेस में रहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं हॉट एरिया में जो रहते हैं, हॉट प्लेसेस में।
कि उनके पास ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होती है कि उन्होंने वहाँ पे एडॉप्टेशन कर ली है। तो जो हॉट एरिया में रहते हैं उसमें आ जाती है हमारा कैमल, लेज़र्ड और स्नेक्स, इस तरह के कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इनके पास क्या चीज़ है, तो इनके पास ये अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वाटर को करके रख सकते हैं। जैसे कि ये हॉट प्लेसेस हैं, गर्म इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से ये वो एनिमल्स वहाँ इन्होंने एडॉप्टेशन कर ली है कि ये इनके पास स्पेशल वो चीज़ है कि ये अपने बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, फूड को स्टोर कर रख सकते हैं, ताकि वो काफ़ी टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक ये सरवाइव कर सकें। और कैमल की बात करें तो इनके पास क्या होता है कि नॉस्ट्रल्स जो होती हैं वो आपने देखी होंगी कि एक कट सा लगा हुआ होता है, बड़ी सी होती हैं, ताकि वो जो सैंड वहाँ पे चलती है रेगिस्तान में उससे खुद को बचा सकें। अब ये तो बात की हमने कि भाई एडॉप्टेशन एनिमल्स के पढ़ा कि एनिमल्स कोल्ड प्लेस में और हॉट प्लेस में। अब कुछ एनिमल्स के अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं और उनके पास भी इस तरह की होती हैं चीज़ें कि वो एडॉप्टेशन कर लेते हैं वहाँ पे। तो उनमें से आइए देखते हैं कि कौन से वो प्लांट्स हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। तो जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं उनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नीडल। ये लॉस नहीं करते हैं पानी को, बल्कि महफूज करके लॉस नहीं करते हैं और ये इजीली स्नोई कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। और इनके पास सीड भी होता है, इनकी कॉर्न के अंदर जो होते हैं ना सीड मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, जो नीडल लाइक शेप होता है इनका, तो इनके पास जो है सीड भी होता है और उनकी निडल्स में होता है। अब इनके अलावा जो कुछ प्लांट्स जो हैं हॉट प्लेसेस में रहते हैं, तो जो हॉट प्लेसेस में रहते हैं फिर उनके पास क्या होता है, उनके पास एक थिक फ्लेशी स्टीम होती है। ठीक है, जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत फ्लेशी होती है, थिक होती है, ताकि ये अपने अंदर बॉडी के वाटर को स्टोर कर सकें। वो पतले थे नीडल की तरह, क्योंकि वो स्टोर नहीं करेंगे, ऑलरेडी उनके पास इतनी ठंडक है, इतना पानी होता है कि वो उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और पानी की ज़रूरत उनको होगी जो हॉट प्लेसेस में, तो हॉट होंगे तो उनके पास मोटी सी होगी ताकि वो स्टोर करके रख सकें। तो जो इनके लीव्स होते हैं बहुत ही टाइनी से होते हैं और रूट्स जो होती हैं उनकी, जो हॉट प्लेसेस में होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, रूट्स जो होती हैं बहुत ही डीप डीप तक लगी हुई होती हैं। और इसके अलावा हार्ड वैक्सी किस्म का कोट होता है उनके पास, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सकें। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, जंगल में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े से पत्ते होते हैं और फिर जो है विंटर में फॉल भी कर जाते हैं। और कुछ जो हैं प्लांट्स जिनके पास स्टिकी जूस की तरह जो होते हैं, या फिर जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल होती है उनमें, ताकि वो उस स्मेल से एनिमल्स जो हैं दूर भागते हैं और फिर वो उन प्लांट्स को एनिमल नहीं खाते हैं। ठीक है, स्टिकी जूस होता है उसमें, बहुत उसमें स्मेल होती है, जिस वजह से एनिमल उनको नहीं खाते हैं। और इस तरह से वो जैसे कैक्टस है, डेजर्ट में रहता है, पाइन ट्री है जो कि कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे हैं। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करते चलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
Hi, I'm Shakila. Welcome to Geoscience Academy with FKS. टॉपिक नंबर 4 लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स का आपस में रिलेशन पढ़ेंगे। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट, एनिमल और हम आ जाते हैं ह्यूमंस, और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर और सनलाइट, इस तरह की चीज़ें नॉन लिविंग कहलाती हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही हमारी अर्थ पर बनी हुई हैं, मौजूद हैं, पाई जाती हैं। इसके अलावा जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। इसी तरह ही नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो उन सबको दोनों को क्या चाहिए, किसी को फूड चाहिए, एनर्जी, सपोर्ट, या फिर दोनों को ही शेल्टर ज़रूरी होता है। शेल्टर यानी कि घर, ठीक है, घर दोनों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों से मुराद है कि वो चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, या फिर वो बर्ड्स वगैरह भी। जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे अराउंड में मौजूद हैं, फिर वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, यानी से छोटी सी चीज़ लेके बड़ी चीज़ तक जो भी आपको आसपास अपने नज़र आ रहा है, ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करते हैं। हमारा उनसे रिलेशन है, उनका हमारे साथ रिलेशन है। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, इसी को ही एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों मौजूद हों और उन दोनों का आपस में रिलेशन हो, तो उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब जो एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स, प्लांट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं। पर्टिकुलर इस तरह से कि उनको जो चीज़ें चाहिए उस तरह की चीज़ें वहाँ उस एरिया में, उस इन्वायरमेंट में मौजूद होंगी, तभी वो सरवाइव कर पाते हैं, ज़िंदा रह पाते हैं। तो रेन, सनशाइन उनको कितनी चाहिए, टेम्परेचर उस जगह का कितना होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो उनके लिए मुताबिक रह सकेंगे वो, तो फिर वो उनको उस इन्वायरमेंट वो रहते हैं। अब जैसे कि कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स का अफेक्ट भी जो है लिविंग थिंग्स पे पड़ता है। तो कैसे, जैसे कि हमारी ज़मीन है या फिर लैंडस्केप्स हैं, तो उनका भी लिविंग थिंग्स पर बहुत इफ़ेक्ट होता है, असर होता है। तो हर चीज़ अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एक दूसरे से चेंज होती हैं। अब जैसे कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स होते हैं, अगर कुछ एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो टॉप ऑफ माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन की अपर एरियाज़ में होते हैं मौजूद। तो अगर जो कुछ जो हैं वो प्लेन्स में मौजूद हैं, यानी सिंपल नीचे ज़मीन वाली एरिया पे मौजूद हैं, तो वो जो माउंटेन्स में होंगे और जो प्लेन्स में मौजूद हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि ऊपर का वहाँ का माउंटेन का एरिया में डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और नीचे डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर होता है, सनशाइन वगैरह होती है, ठंड वगैरह होती है, उस हिसाब से। अब आपने बायोस्फीयर सुना होगा। बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, बायोस्फीयर। तो ये बायोस्फीयर पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर हिस्सा है जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहती हैं, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। अब आप कब भी सुने कि बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर ज़मीन का हिस्सा है जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहती हैं, उसे बायोस्फीयर कहेंगे। अब बायोस्फीयर जो है बहुत सी चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को कंटेन करता है। वो सब्सटेंस वो सब होते हैं जो लिविंग थिंग्स को चाहिए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वो सब चीज़ें मौजूद हैं, तभी यहाँ पे बायोस्फीयर है, यानी कि लिविंग थिंग्स यहाँ पे रहती हैं, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ बायोस्फीयर पर मौजूद है।
अब थोड़ा वाटर को देख लेते हैं। तो जो 3/4 ऑफ अर्थ जो है वहाँ पे सरफेस पे पानी मौजूद है, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा ज़मीन का पानी है और बाकी जो है लैंड है। इसी तरह ही उस वाटर में जो 3/4 ज़मीन पे पानी मौजूद है, तो उस पानी में मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में वो पानी मौजूद है। जैसे ओशंस आ जाते हैं, उसमें आइस कैप्स में भी पानी होता है, लेक्स में भी पानी होता है, रिवर्स में पानी होता है। तो इस तरह के फॉर्म्स में वाटर मौजूद होता है, लेकिन होता ज़मीन पे ही है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको ज़रूरत होती है वाटर की। इसी तरह इंसान की बात करें तो इंसान की बॉडी जो है वो भी पानी से बनी हुई होती है। उसमें भी तीसरा हिस्सा जो होता है पानी का मौजूद होता है। तो पानी हमारी बेसिक नीड है। अब जो भी पानी मौजूद है वो इस तरह की सर्किल में चलता रहता है। जैसे यहाँ पे लेक और रिवर्स हैं, ओशंस, सी। यहाँ पे ये ओशन और सी दिखाया गया है। यहाँ पे नीचे सी और ओशन में पानी मौजूद है। अब क्या होगा, जब सूरज की लाइट इस ओशन पर, सी पर, पानी पर पड़ती है तो पानी एवापोरेट होना शुरू होता है। गर्म होगा और गर्म होने से ये एवापोरेट होगा। एवापोरेट होने के बाद ये जो है क्लाउड फॉर्मेशन होती है, यानी क्लाउड्स बनते हैं। और जब क्लाउड्स मुकम्मल तौर पर उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, तो वो क्लाउड हेवी हो जाता है। हेवी होने की वजह से उसमें से वो रेन निकलना शुरू होता है, यानी कि बारिश होती है। और फिर वो पानी बारिश का वापस लेक और रिवर में चला जाता है। अब थोड़ा वाटर के बाद एयर को भी देख लेते हैं। तो अबाउट 1/5 ऑफ द एयर इज़ अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे जो मौजूद है तो वो 21% है और 78% जो है नाइट्रोजन मौजूद है। और इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग है तो वो अदर गैसेस जैसे आर्गन 0.9% है। और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है 0.038%। अब जो ऑक्सीजन होती है, ये आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स जब सांस ले रही होती हैं तो इस एयर में से ऑक्सीजन एयर को अपने अंदर ब्रीथ कर जाती है। और ये ज़रूरी है, ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन में जो है सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। अब ये किस तरह कौन से प्रोसेस से बनती है, ये हमने आई थिंक पहले थोड़ा पढ़ा हुआ है, फर्दर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जो स्मॉल अमाउंट में मौजूद है तो वो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में मौजूद है। अब ये जो स्मॉल अमाउंट में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो ये बनती कब है, कौन सी किस वजूहात से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये बनती है बर्निंग की वजह से। जैसे कोई वुड है, लकड़ी है, हमने बर्न किया हुआ है उसे, या फिर कोल बर्न हो रहा होता है, या फिर गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो गाड़ियों में से भी जो धुआं निकल रहा होता है, तो ये इस तरह की गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड कहा। और बर्निंग और कोल की बर्निंग के अलावा जब एनिमल्स ब्रीथ कर रहे होते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हो जाती है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं लाइट को। अब जो एयर होती है वो हमें सनलाइट से मिलती है, हमें एनर्जी देती है। लिविंग थिंग्स को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा एनिमल उन प्लांट्स को खाते हैं और फिर जो है वो एनर्जी अपने पास लेते हैं। ये यहाँ पे बायोस्फीयर दिखाया गया है, हमारा एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, जिसमें कुछ और भी स्फीयर्स हैं। जैसे हमने बायोस्फीयर पढ़ा तो ये लिथोस्फीयर है हमारा, और ये हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्फीयर का मतलब लेयर। तो ये वो लेयर है जहाँ पे क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, इसीलिए इसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और लिथोस्फीयर ज़मीन का दूसरा जो लेयर होता है
ज़मीन का हिस्सा, तो उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब थोड़ा मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा सॉइल होता है उसमें कई सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। सॉइल का मतलब होता है मट्टी, जो ज़मीन के ऊपर वाली एरिया में मौजूद होता है। तो सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, और मिनरल क्यों मौजूद होते हैं, क्यों, क्या वजह है, किसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और हेल्दी रहते हैं, और साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग होते हैं काज ऑफ द मिनरल्स। ठीक है, तो जब प्लांट्स होते हैं ये अपनी रूट की मदद से सॉइल में से इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, और फिर इन जब प्लांट्स में वो आ जाता है तो प्लांट्स को जब एनिमल खाते हैं तो फिर उन्हें भी इस तरह से मिनरल मिल जाते हैं। अब थोड़ा टेम्परेचर को देख लेते हैं। अब जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं तो ये अपना टेम्परेचर देख के एनवायरनमेंट में उस हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से रहते हैं कि कुछ जो है बहुत ठंड वाली एरिया में एनिमल और प्लांट्स रहते हैं, अगर उन्हें हॉट एरिया में रखेंगे तो वो डाई हो जाएंगे, और जो हॉट एरिया में रहते हैं उन्हें कूल्ड एरिया में ले जाएंगे तो फिर भी वो डाई कर जाते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी होता है, और हर एरिया का अपना अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर होता है। अब है एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब की रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत हो है एनर्जी। एनर्जी हर लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड कहाँ से आता है? तो फूड हमें प्लांट से मिलता है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो दुनिया में खाने के बिना कोई भी नहीं रह सकता, फिर चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, या फिर जो है एनिमल हो। तो एनिमल और हम दोनों प्लांट्स के बगैर अधूरे हैं, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अब जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जो ग्रीन कलर के प्लांट हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें, उन प्लांट्स को कहा जाता है कि ये हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि अपना खाना खुद बनाने वाले, पैदा करने वाले, प्रोड्यूसर। अब ये किस तरह से ये प्रोड्यूस करते हैं? तो सनलाइट की मदद से, एक प्रोसेस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से एनर्जी सन से लेके अपने अंदर शुगर के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और सम टाइम कुछ प्लांट्स जो हैं स्टोर की हुई एनर्जी को खुद ही यूज़ करते हैं। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके पास एनर्जी स्टोर है, या फिर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो जब वो प्लांट्स, एनिमल जो हैं प्लांट्स को खाते हैं तो उन खाने की वजह से जब वो प्लांट उनके अंदर बॉडी में चले जाते हैं, उनके थ्रू उनको, एनिमल्स को एनर्जी मिल जाती है। अब है ह्यूमंस और एनिमल, ये दोनों अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उस वजह से उनको कहा जाता है कि ये कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है खाते हैं प्लांट्स को खा के या फिर एनिमल्स को खा के, फिर वो एनर्जी लेते हैं, इसीलिए वो कंज्यूमर्स हैं। और इस हिसाब से इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है हर चीज़ को। तो वो कौन से ग्रुप हैं और किन किन चीज़ों को कौन से ग्रुप में रखा गया है, आइए वो जानते हैं। तो वो 3 ग्रुप्स ये हैं। पहला है हर्बीवोर्स, सेकंड वन इज़ कॉर्निवोर्स, थर्ड वन इज़ ओमनीवोर्स। अब इनके नामों से ही इन पहचान जाएंगे कि कौन सी चीज़ों को क्या, क्यों नाम है इनका और किस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हर्बीवोर्स, हर्ब, ठीक है, मतलब ग्रीन। अब वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खा रहे होते हैं और उनके पास स्पेशल टीथ होते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं उस ग्रीन चीज़ों को च्यू करने में, जैसे लीव्स हैं या फिर ग्रास है, इस तरह की चीज़ों में। तो इनमें जो ग्रीन कलर की चीज़ें खाते हैं वो है रेबिट,
काउ, शीप, हॉर्सेस, जेब्राज एंड द कैमल। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? हर्बीवोर्स के, यानी कि ये हरे किस्म का घास खाते हैं, पत्ते या फिर ग्रास। उनमें रैबिट, काओ, शीप, हॉर्स, जेब्रा वगैरह आ जाते हैं। अब दूसरे ग्रुप को देखते हैं। दूसरा है हमारा कॉर्निवोर्स। तो कॉर्निवोर्स में हमारे एनिमल आ जाते हैं जो कि खाते हैं सिर्फ और सिर्फ मीट या फिर फ्लैश, ठीक है। या फिर ये एनिमल जो है दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। और जैसे कि हर्बीवोर्स में स्पेशल टीथ थे चबाने के लिए उनको ग्रास और लीव्स, तो जो कॉर्निवोर्स में एनिमल आ जाते हैं लायन, टाइगर एंड टाइगर्स वगैरह, तो ये आ जाते हैं कॉर्निवोर्स में। अब थर्ड वन को देख लेते हैं। तो थर्ड वन में हमारा आ जाता है ओमनीवोर्स। ओमनी यानी कि दोनों, ठीक है। इसमें वो एनिमल्स एंड बर्ड्स होते हैं जो कि खाते हैं दोनों चीज़ों को, यानी प्लांट्स भी खाते हैं और फिर साथ साथ एनिमल को भी खाते हैं। और हम यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, फिर वो बर्ड्स, एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं। हम प्लांट्स को भी खाते हैं तो हम एनिमल्स को भी खाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे बियर, हैंस, पिजन्स या फिर क्रो। ये सब ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देख लेते हैं डीकम्पोजर्स को। तो डीकम्पोजर्स में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। माइक्रो यानी कि माइक्रोस्कोपिक की मदद से जिन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि हमारे आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई क्या हैं? ये दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक की मदद से देखा जाता है और इनको कहा जाता है कि ये डीकम्पोजर्स हैं। अब जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये ईट क्या करते हैं, खाते क्या हैं? तो ये खाते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को। अब जो डीकम्पोजर्स होते हैं तो ये जो है केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से। केमिकल इनमें से जो है रिलीज़ होते हैं कहाँ पे? सॉइल में, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स, वो छोटे कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं ज़मीन में और उनसे केमिकल रिलीज़ होते हैं उनकी बॉडी से, वो सॉइल में चले जाते हैं। और इस तरह से जब वो सॉइल में चले जाते हैं तो सॉइल क्या होता है? सॉइल जो है हमारा फर्टिलाइज होता है, यानी बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसमें हर चीज़ जल्दी ही ग्रो कर सकती है। तो ये था डीकम्पोजर्स। होप सो इज़ क्लियर टू यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Welcome to Geoscience Academy with HS. Hey, I'm Shakila. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि जो मसल्स होती हैं ये दी मसल्स आर हेल्प यू टू मूव योर बॉडी। हमारी बॉडी को मूव करवाने में हमारी मसल्स जो होती हैं मदद करती हैं। सम मसल्स जो होती हैं ये ज्वाइंट होती हैं बोन्स के साथ। अब जैसे कि वर्ड आया कि ये मसल्स, कुछ मसल्स, ठीक है, सारी मसल्स नहीं, सम मसल्स जो होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं बोन्स के साथ। जो वर्ड है ज्वाइंट, ये क्या होता है आइए जानते हैं। कोई भी ज्वाइंट जो होते हैं हमारे बॉडी के, तो वो कब बनते हैं, वो कौन से होते हैं जिनको जॉइंट कहा जाता है? तो वो पॉइंट होती है जहाँ पे दो मसल्स आपस में जुड़ रही होती हैं, फिट होती हैं, उनको जॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट भी हम पहले पढ़ चुके हैं।
कि जैसे कि ये हमारी एक बोन है, दूसरी हमारी इस तरफ बोन है, तो ये आपस में क्या होंगी, यहाँ इस पॉइंट पे फिट हो गई एक दूसरे के साथ। तो ये क्या बन गया, हमारा जॉइंट बन गया, हमारा जोड़ बन गया। जैसे कि हमारी एल्बो में होता है, हमारे हाथों में, पाँव में, हमारे शोल्डर्स वगैरह हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, वो पॉइंट जहाँ पे आपस में दो बोन्स आके फिट हो रही होती हैं, उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाता है। ये जॉइंट्स और ये जो और बोन्स होती हैं हमारी सारी बॉडी में, तो ये एक फ्रेम वर्क बन जाता है, एक फ्रेम टाइप बन जाता है सारी बोन्स मिला के। तो सारी बोन्स मिल के जो फ्रेम वर्क बनाती हैं, एक शक्ल देती हैं, एक शेप देती हैं बोन्स का, तो उसको कहा जाता है स्केलेटन, यानी कि हमारा ढांचा। तो हमारा ढांचा जो है, स्केलेटन जो है, किसकी मदद से बनता है, बोन्स आपस में जुड़ के और जॉइंट्स जुड़ के सारा जो है हमारा स्केलेटन बनाते हैं। अब ये जो हमारी बोन्स होती हैं, ये मूव करती हैं कहाँ पे, जॉइंट पे। जहाँ जॉइंट होगा उसी पॉइंट पे हमारी बोन्स जो है मूव कर सकेंगी, अदरवाइज़ नहीं। क्यों? क्योंकि बोन्स हमारी हार्ड होती हैं, आपको पता है, तो वो ऐसे मूव नहीं करती हैं, सीधी ही होती हैं। तो ये तभी मूव करती हैं जब कहाँ पे जॉइंट बनता है, यहाँ पे दो बोन्स बनेंगी, जुड़ेंगी, आपस में फिट होंगी, वहाँ पे जॉइंट बनेगा, वहीं पे ही हमारी बोन्स जो है मूवमेंट कर सकती हैं, मूव हम करवा सकते हैं। जैसे हम शोल्डर है, हमारी बाजू ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉइंट है। अगर एल्बो की बात करें तो एल्बो में भी, और अगर और नीचे आके देखेंगे विस्ट की तरफ, तो उस कलाई में भी जो है जॉइंट बनता है, तभी हम उसे मूव करवा सकते हैं। हमारे नीज़ हैं, इस तरह की कई सारे जॉइंट हमारी बॉडी में हैं। अब ये तो बात थी बोन्स की, हमारे स्केलेटन की। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है मसल्स, तो आइए देखते हैं कि भाई यहाँ बोन्स के साथ मसल्स का क्या काम है। तो मसल्स जो होती हैं हेल्प करती हैं बोन्स की, ताकि वो मूव कर सकें। मसल्स जो है जॉइंट की भी मदद करती है, किसमें, मूवमेंट करवाने में, ताकि ये जो हैं ये शॉर्ट भी हो सकें और फेट भी हो सकें। अब हमने पहले वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले हमने पढ़ा था कि शॉर्ट भी होती हैं और लॉन्ग भी होती हैं। यहाँ पे मैं कह रही हूँ शॉर्ट भी होती हैं और फेट भी होती हैं। अब शॉर्ट और फेट किस तरह से होती हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको क्लियर करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने अब आर्म बनाई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये एक्सटेंड हैं, और ये जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारी बोन है और ये वाली भी हमारी बोन है। अब ये दो बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्या बनते हैं, जॉइंट बनता है हमारा। तो ये एल्बो है, जहाँ पे दो जो हैं बोन्स मिली तो हमारा जॉइंट बन गया, और ये वाली क्या है, ये है हमारी बोन्स। ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर में शो करवाई हैं, ये हमारी मसल्स होती हैं। अब यहाँ पे भी मैंने दूसरी आर्म बनाई है, जिसमें मैंने जो है अपनी आर्म को क्या किया हुआ है, बेंड किया हुआ है, यानी कि ऐसे मोड़ा हुआ है। ये एल्बो है हमारी, और यहाँ पे आप सेम वे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन जॉइंट बनाया, तो एग्जैक्टली वो यहीं पे है कि ये वाला ऊपर वाला बोन और ये हमारी नीचे वाली बोन, ये यहाँ पे दो जॉइंट जब बनते हैं तो आपस में बोन्स मिलती हैं, तो यहाँ पे हमारा जॉइंट बनता है। ठीक है। बाकी ये दोनों क्या हुई, हमारी बोन्स हुई। अब यहाँ पे भी मसल्स मैंने पिंक कलर से शो करवाई, तो मैंने यहाँ पे भी पिंक कलर में शो करवाई। अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर की मैंने इस तरह से शो करवाई हैं मसल्स, तो ये एक्सटेंड मसल्स हैं, और ये जो है ये शॉर्ट और फैट, जैसे कि मैंने बताया,
तो यहाँ पे शॉर्ट हैं, बिल्कुल पतली सीधी सी आपको नज़र आ रही हैं मसल्स, और यहाँ पे क्या है, ये फेट हो गई हैं, मोटी सी हो गई हैं। अब इनके इस नाम से भी जाना जाता है कि ये एक्सटेंड और ये कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट यानी कि खिंचाव। जब हम अपनी आर्म को ऐसे सीधा छोड़ देते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती हैं? एक्सटेंड होती हैं, सीधी सी इस तरह से नज़र आने लगती हैं। अगर हम अपनी आर्म को खिंचाव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ऊपर करेंगे ऐसे, तो हमारी क्या हो जाती हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड में आ जाती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। अब आप दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं, किस तरह से मसल्स शॉर्ट नज़र आती हैं और किस तरह से फेट नज़र आती हैं। अब ये जो बात की हमने बोन्स और मसल्स की बात की, लेकिन हमने अपने आर्म के बारे में बात की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एनिमल्स को। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सम एनिमल्स जो होते हैं, उनको बोन्स नहीं होती उनके बॉडी के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती। तो फिर क्या होता है बोन्स नहीं होती? तो उनको अपने आप को बचाने के लिए उनके पास एक हार्ड किस्म की आउटर कवरिंग होती है, और फिर जो उनकी मसल्स होती हैं ये अटैच्ड होती हैं उस आउटर कवरिंग के साथ। अब इस ये जो हार्ड आउटर कवरिंग मैं कह रही हूँ, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या है? आउटर उस कवरिंग को कहते हैं एक्सो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन, एक्सो यानी कि आउटर की तरफ जो स्केलेटन होता है उसको एक्सो स्केलेटन कहा जाता है। अब जैसे कि ह्यूमन की हमने बात की, अपनी बात की हमने, तो हमारी जो बोन्स थी नहीं होती हैं। जो कुछ एनिमल्स हमने पढ़े कि उनकी बाहर की तरफ अगर स्केलेटन होता है या हार्ड आउटर कवरिंग होती है तो उसे एक्सो, क्योंकि वो बाहर की तरफ होता है स्केलेटन उनका, तो एक्सो स्केलेटन कहा जाता है उसको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सो स्केलेटन किन किन को होता है? तो ये जो कॉकरोचेज़ होते हैं या फिर एंट होती हैं, इस तरह के जो भी बने हुए होते हैं उनके पास क्या होता है? एक्सो स्केलेटन होता है, आउटर कवरिंग, आउटर स्केलेटन होता है, एंट और कॉकरोचेज़ वगैरह। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके पास आउटर कवरिंग यानी कि एक्सो स्केलेटन होता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता है उनके पास। फिर किसको स्केलेटन है, किसको एक्सो स्केलेटन है? बोन्स नहीं है तो एक्सो स्केलेटन। अब इसके पास क्या है? ना तो एक्सो स्केलेटन है इसके पास, ना ही कोई बोन है, दोनों ही नहीं मौजूद हैं। तो उसकी एग्जांपल है हमारा कैटरपिलर। जी हाँ, कैटरपिलर की जो बॉडी होती है ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म की बनी हुई होती है, या फिर जैसे अर्थवर्म्स होती हैं जो ज़मीन पे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें कई ऐसे एनिमल हैं जिनके पास ना के बोन होती है ना ही एक्सो स्केलेटन, दोनों नहीं होते। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मसल्स होती हैं। अब जो मसल्स सिर्फ उनके पास होती हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ मसल्स क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये रेंगते हैं, रेंग के आहिस्ता अपनी बॉडी को आगे मूव करवाते हैं। किसकी मदद से? मसल्स की मदद से। अब ये जो कैटरपिलर है इसकी फिर जो बॉडी सॉफ्ट है तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फिलअप होता है वाटरी सब्सटेंस, यानी कि वाटर के किस्म का उनके अंदर जो है सब्सटेंस होता है, मैदा होता है, पानी की तरह भरा हुआ होता है इनका। और ये जो वाटर होता है इनके बॉडी के अंदर ये सपोर्ट करता है इनकी बॉडी को मूव करवाने में। एक तो मसल्स और दूसरी जो है इनका बॉडी में वाटर। आप देख रहे होंगे कैटरपिलर को घूमते हुए, या ग्रीन किस्म का आपको ये कीड़ा नज़र आया होगा। तो ये जो वाटरी सब्सटेंस होता है तो ये जैसे आगे चलता है तो वहाँ पे ऐसे मोटा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वाटर आगे की तरफ गया होता है और पिछला हिस्सा जो होता है वो जो है लाइट सा वज़न में हुआ होता है, तो फिर आगे इजीली ये
क्या करता है, क्रैवल कर जाता है। इस तरह ये अपनी सारी बॉडी नहीं होती हैं। जो कुछ एनिमल्स हमने पढ़े कि उनकी बाहर की तरफ अगर स्केलेटन होता है या हार्ड आउटर कवरिंग होती है तो उसे एक्सो, क्योंकि वो बाहर की तरफ होता है स्केलेटन उनका, तो एक्सो स्केलेटन कहा जाता है उसको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सो स्केलेटन किन किन को होता है। तो ये जो कॉकरोचेज़ होते हैं या फिर एंट होती हैं, इस तरह के जो भी बने हुए होते हैं उनके पास क्या होता है, एक्सो स्केलेटन होता है, आउटर कवरिंग, आउटर स्केलेटन होता है, एंट, कॉकरोचेज़ वगैरह। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके पास आउटर कवरिंग यानी कि एक्सो स्केलेटन होता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता है उनके पास। फिर किसको स्केलेटन है, किसको एक्सो स्केलेटन है, बोन्स नहीं है तो एक्सो स्केलेटन। अब इसके पास क्या है, ना तो एक्सो स्केलेटन है इसके पास, ना ही कोई बोन है, दोनों ही नहीं मौजूद है। तो उसकी एग्जांपल है हमारा कैटरपिलर। जी हाँ, कैटरपिलर की जो बॉडी होती है ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म की बनी हुई होती है, या फिर जैसे अर्थवर्म्स होती हैं जो ज़मीन पे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें कई ऐसे एनिमल हैं जिनके पास ना के बोन होती है ना ही एक्सो स्केलेटन, दोनों नहीं होते। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मसल्स होती हैं। अब जो मसल्स सिर्फ उनके पास होती हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ मसल्स क्या करते हैं, क्रैवल करते हैं, यानी कि ये रेंगते हैं, रेंग के आहिस्ता अपनी बॉडी को आगे मूव करवाते हैं। किसकी मदद से, मसल्स की मदद से। अब ये जो कैटरपिलर है इसकी फिर जो बॉडी सॉफ्ट है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिलअप होता है वाटरी सब्सटेंस, यानी कि वाटर के किस्म का उनके अंदर जो है सब्सटेंस होता है, मैदा होता है, पानी की तरह भरा हुआ होता है इनका। और ये जो वाटर होता है इनके बॉडी के अंदर ये सपोर्ट करता है इनकी बॉडी को मूव करवाने में। एक तो मसल्स और दूसरी जो है इनका बॉडी में वाटर। आप देख रहे होंगे कैटरपिलर को घूमते हुए, या ग्रीन किस्म का आपको ये कीड़ा नज़र आया होगा। तो ये जो वाटरी सब्सटेंस होता है तो ये जैसे आगे चलता है तो वहाँ पे ऐसे मोटा सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वाटर आगे की तरफ गया होता है और पिछला हिस्सा जो होता है वो जो है लाइट सा वज़न में हुआ होता है, तो फिर आगे इजीली ये क्या करता है, क्रैवल कर जाता है। इस तरह ये अपनी सारी बॉडी हैं, उनमें कई ऐसे एनिमल हैं जिनके पास ना के बोन होती है ना ही एक्सो स्केलेटन, दोनों नहीं होते। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मसल्स होती हैं। अब जो मसल्स सिर्फ उनके पास होती हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ मसल्स क्या करते हैं, क्रैवल करते हैं, यानी कि ये रेंगते हैं, रेंग के आहिस्ता अपनी बॉडी को आगे मूव करवाते हैं। किसकी मदद से, मसल्स की मदद से। अब ये जो कैटरपिलर है इसकी फिर जो बॉडी सॉफ्ट है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिलअप होता है वाटरी सब्सटेंस, यानी कि वाटर के किस्म का उनके अंदर जो है सब्सटेंस होता है, मैदा होता है, पानी की तरह भरा हुआ होता है इनका। और ये जो वाटर होता है इनके बॉडी के अंदर ये सपोर्ट करता है इनकी बॉडी को मूव करवाने में। एक तो मसल्स और दूसरी जो है इनका बॉडी में वाटर। आप देख रहे होंगे कैटरपिलर को घूमते हुए, या ग्रीन किस्म का आपको ये कीड़ा नज़र आया होगा। तो ये जो वाटरी सब्सटेंस होता है तो ये जैसे आगे चलता है तो वहाँ पे ऐसे मोटा सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वाटर आगे की तरफ गया होता है और पिछला हिस्सा जो होता है वो जो है लाइट सा वज़न में हुआ होता है, तो फिर आगे इजीली ये क्या करता है, क्रैवल कर जाता है। इस तरह ये अपनी सारी बॉडी को मसल्स और वाटर की मदद से आगे क्रैवल करवाता हुआ मूव करता जाता है। होप सो आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।